नारायणगढ़ में लखीमपुर जैसी हिंसा भड़काने का मामला, आरोप में 150 से 200 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज। गुस्साए किसान थाने का घेराव करने के लिए जुटे। हरियाणा सरकार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, आगामी 13 अक्टूबर को होगी चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक। रेवाड़ी में एम्स निर्माण को लेकर होगी चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन, विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना। और शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का हुआ अनावरण, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रहे मौजूद। किसान आंदोलन पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया बयान। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कैथल में महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें, ज्ञानचंद गुप्ता ने यहां पर शिरकत की। मुख्य अतिथि ने कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस भवन का नामकरण महान समतावादी चिंतक और दार्शनिक सम्राट महाराजा अग्रसेन के नाम पर करने को दूरदृष्टि भरा कदम बताया। इस भवन में सांध्यकालीन सत्र की कक्षाओं का संचालन होगा। इस अवसर पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 7 अक्टूबर से महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम पूरे देश और विदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 5150 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। लगभग 5150 वर्ष पहले भगवान महाराजा अग्रसेन जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। उन्होंने उस समय जो एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, समरसता का संदेश और समाजवाद का संदेश, 1 रुपया 1 ईंट देकर के किसी भी परिवार को अपने समकक्ष बनाना, उसको अपने बराबर खड़ा करना, ये उनकी सोच रही। और जो भी उनकी राजधानी के अंदर आता था, अग्रोहा में जो आता था, उसको 1 रुपया 1 ईंट दे करके वहाँ उसके ठहरने के लिए, रुकने के लिए, बसने के लिए मकान और 1 रुपये के साथ वो अपना व्यापार कर सके, अपना पालन पोषण, अपना घर बार चला सके। इस प्रकार की व्यवस्था महाराजा अग्रसेन जी के समय के अंदर उस समय थी। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं कि उन्हीं के विचारधारा का अनुसरण करते हुए, समाजवाद के धारणा का पालन करते हुए और गरीबों को समाज में एक ठीक स्थान मिल सके, अच्छा स्थान मिल सके, गरीबों के उत्थान के लिए आज कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की हैं। तो मैं समझता हूं कि आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैं पूरे हरियाणा वासियों को, कैथल वासियों को। वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने एम्स की स्थापना को लेकर जानकारी दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना को लेकर आगामी 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रस्तावित परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने उनकी अध्यक्षता में जिला प्रशासन और किसानों के समन्वय के लिए कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए किसानों की मांगों को पहले ही मंजूर कर दिया। गौरतलब है कि एम्स के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से परियोजना के लिए जिला स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीरता के साथ में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना को लेकर आगामी 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रस्तावित परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने उनकी अध्यक्षता में जिला प्रशासन और किसानों के समन्वय के लिए कमेटी का गठन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजना के लिए जमीन को उपलब्ध कराने वाले किसानों की मांगों को पहले से मंजूर कर लिया था। आपको बता दें कि एम्स के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से परियोजना के लिए जिला स्तर की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पांस आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के जो मंत्री हैं, उन्होंने गोपाल कांडा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, अब भी विड्रॉल होंगे, कौन कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे, किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है, फाइनल रहते हैं, मेन तो उसके बाद ही है। अभी मेरे ख्याल में कोई कंपेन करने गांव में भी नहीं गया। अल्टीमेटली वोटर्स का क्या रिएक्शन होगा, बहुत चीज़ें अभी डिफरेंट बट में है। पर अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि कई रीजन होते हैं इलेक्शन को मापने का। अगले स्टेज पे ये है कि अब तक सदा से वो इलाका जो है, जब पिछले दोनों लोकसभा के चुनाव में दोनों में ही बीजेपी लोकसभा जीती है, विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छा वहां से परफॉर्मेंस रही है।
स्टेट में भी 2 बार गवर्नमेंट बनी, सेंटर में भी 2 बार मोदी साहब का फैक्टर रहा। लोग इधर उधर चले जाते हैं, पिछली सारी वो देखे हैं। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फाइट जो होगी, आज तो मैं ये नहीं कह सकता, हालांकि मैं पार्टी के लिए हूँ, पार्टी के लिए जोर लगाऊंगा। मैं मानता हूँ कि फाइट जो है बीजेपी और INLD में रहेगी। कांग्रेस फाइट से बाहर है। कल ये जो वहाँ हालांकि जो दलबीर सिंह, उसके बाद शैलजा सदा से वहाँ से MP बनते रहे, पर उसके बाद जब शैलजा वहाँ से छोड़ के पार्लियामेंट में अम्बाला चली गई, उसके बाद लोगों में कांग्रेस की साख बहुत गिर गई। और कल दोबारा शैलजा से भी लोगों की बहुत नाराजगी थी। हुड्डा साहब गए, लास्ट में गए थे, तो जो लोगों ने इम्प्रेशन गैदर करा वो ये था कि भाई दोनों इकट्ठे आ जाएं, किसी की मत पे आ जाएं। शैलजा का कैंडिडेट है, शैलजा से प्रति लोगों में वहाँ है। तो पहले मैं कांग्रेस को फाइट में समझा था, कल से मैं ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत नीचे थी। ये तो पार्टी के फैसले होते हैं, दोनों नेशनल पार्टी है। अब मैं तो दोनों पार्टियों में कहीं मीटिंग में भी नहीं था, तो इस पर मेरा कुछ कहना बनता नहीं। इस मामले में तो पार्टी के अध्यक्ष ही बता सकते हैं, ऑथोराइज पर्सन वो है। पर ऐसा नहीं होता, कोई कैंडिडेट्स के भी वोट नहीं होते, वोट तो पार्टी के नाम के हैं। देखिए यूपी के अंदर कहीं भी कांग्रेस नहीं है, पर आज भी कांग्रेस के नाम के 5,000 4,000 वोट हर असेंबली हल्के में उन्हें मिलते हैं, वो कांग्रेस के वोट है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, मोदी जी का अपना चेहरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने पिछले 5 साल भी दिया, दोबारा उन्हीं को फिर सत्ता में दिया है। और बीजेपी देखिए एक लंबा समय था कांग्रेस एस्टेब्लिश पार्टी रही, अब बीजेपी आज दूसरी पार्टी बन के आ गई। अब मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का कम से कम 25-30 साल ये दौर चलेगा। दोबारा जब गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें आपके VP सिंह, देवीलाल चंद्रशेखर 3 बड़े नेता थे, फिर भी सरकार 2 साल नहीं चली। तो लोगों को गठबंधन का एक्सपीरियंस ज्यादा लंबा नहीं। हालांकि आज के दिन INLD फाइट में है, और INLD का पुराना रिकॉर्ड देखें तो INLD कभी भी सत्ता की पोजीशन में नहीं है। पिछले 10-12 साल से, 10 साल उड़ा रहे, अब 10 साल 20 साल से बाहर है। 1 मिनट, अब इसके बाद एक पार्टी रिवाइव करके मतलब वो दोबारा फेज है, वो नहीं बन सकता। लोग अल्टीमेटली ये सोचते हैं कि हमें लंबे में किसके साथ चलना है। हर आदमी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो लंबे समय के लिए अपना फैसला करता है। मेरा खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया
बनाया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पृथला के गांव हीरापुर के शहीद जय भगवान राजकीय मिडिल पाठशाला में शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव जवानों और शहीदों का सम्मान किया और साथ ही किसानों को भी बीजेपी सरकार में पूरा सम्मान दिया गया। लेकिन आज जो किसान हैं वे अपने खेतों में लगे हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो कि किसान बनकर धरने पर बैठे हैं। किसान को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। मंत्री जी ग्राम हीरापुर पहुंचे हैं, शहीद भगवान शर्मा की एक मूर्ति का अनावरण किया है, क्या कुछ कहेंगे? आज शहीद जय भगवान की आज प्रतिमा का हमारा अनावरण किया है। भाई मेरे छात्र नयनपाल विधायक चेयरमैन हैं और हीरापुर गांव की तमाम बस्ती सभी मित्र साथियों और जो शहीद हैं उसको नमन करा है और शहीद परिवारों का सम्मान करा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ग्राम हीरापुर को क्या कुछ नई सौगात मिली? जो हीरापुर कहेगा वही दे देंगे। दूसरा, किसान धरने पर हैं, हाईवे के कुछ रोड बंद हैं, कितना नुकसान सरकार को हो रहा है? किसान खेत और खलियान में काम है। हीरापुर गांव भी तो किसानों का ही है। ये धरने पर कोई नहीं हीरापुर गांव का। वो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, प्रेरित हैं, वो लोग हैं धरने पे। ना पलवल में कोई धरने पे है, ना फरीदाबाद में, ना रेवाड़ी, ना महेंद्रगढ़, ना मेवात, ना पंचकुला। वही लोग हैं तो दूसरी पार्टियों के दल हैं। उधर लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष अभी भी बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी नेता लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पूरी घटना की सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि जब तक अजय कुमार मिश्र पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पहले ही करना चाहिए था। अरेस्ट FIR में नाम था और इसकी जो है सिटिंग जज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, ताकि पता लगे कि जो डिफरेंट पार्ट है जिस प्रकार से किसानों को रोंदा गया ये ऐसा हमने कभी देखा नहीं और इसकी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहे हैं कि MOS को भी डिटेन करना चाहिए। वो क्योंकि जब तक इंक्वायरी ना चले, इंक्वायरी पूरी ना हो, वो मतलब अगर वो MOS रहे तो पुलिस कैसे कर सकती है? फेयर वो नहीं हो सकता। तो उनको जब तक इंक्वायरी ना हो तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। सर आज आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर, करनाल से आप शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ आपके समक्ष, उसका क्या उद्देश्य रहेगा सर? उस पर मैं विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने चुन के भेजा है और वो लोगों से हम बात लेंगे, फीडबैक लेंगे, सारे जिलों में जाएंगे और विधानसभा का जो चुनाव आएगा सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि वहीं एलनाबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। दोबारा एलनाबाद से चुनाव लड़ने को लेकर रोहतक की महम सीट से विधायक बलराज कुंडू ने अभय चौटाला को नसीहत दी। बलराज कुंडू ने कहा कि अगर अभय चौटाला ने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था और वो किसान हितैषी हैं तो उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
चुनाव में अभय सिंह जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने वाकई में अगर त्याग दिया तो त्याग वाली बात करते हुए जिसको जब तक किसान को अभी तो कुछ मिला ही नहीं है, अब दोबारा वो जा रहे हैं। लेकिन चलो उनकी राजनीति अपनी सोच है, मैं उसमें ज्यादा कुछ ना कहते हुए। हरियाणा के अंबाला में किसान को गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में कार्रवाई न होने से गुस्साए किसान थाने का घेराव करने के लिए जुटने लगे। मामले में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी और उनके चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया समय खत्म हो गया है। उधर किसानों के जुटने की सूचना पर नारायणगढ़ थाने में डीएसपी ने पुलिस कर्मियों की क्लास ली और उन्हें जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया। तो वहीं मार्केट कमेटी में जुटे किसानों ने चेताया कि जब तक सांसद नायब सैनी और उनके ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा तब तक धरना जारी रखा जाएगा। किसी के भी दबाव में हम गलत कार्य नहीं करेंगे। किसान के ऊपर पैर के ऊपर सुनिए, हमने पहले बोल दिया कि हमारे पास जो भी सबूत लेके आएंगे, जो भी मेडिकल लेके आएंगे, जो भी कोई किसी प्रकार का ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी चीज़ है, तो हम उनका भी, क्योंकि वो भी इंसान है, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद किसान है। देखिए जो भी उसमें एफआईआर में नाम है हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके भी किसी के साथ भी हम गलत नहीं करेंगे। किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हम तीन किसान, एक किसान को चोट लगी, उसको केस भी 3 दर्ज हुए। एक उसी को चोट लगी, उसी पे 3 केस, मेरे पर भी 3 लोग तीनों को 3 ही जगह, पर कोई परवाह नहीं है। अगर हम उत्तर पश्चिम के बाद अब दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन तूल पकड़ने लगा है। कोसली के अनाज मंडी में आज 8वीं किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसान पंचायत में पहुंचे किसानों ने आज फैसला लिया कि दक्षिणी हरियाणा में नेताओं की एंट्री पर अब बैन रहेगा। यहाँ कोसली मंडी में ना कोई खरीदार है, नहीं कोई बाजरे की खरीद हो रही है। तो सरकार एमएसपी बनाती है, अपने ही जबान से उस एमएसपी को खत्म करने पर तुली हुई है। अब किसान जाग गया है दक्षिणी हरियाणा का। अब सरकार ने सोच लेना चाहिए, या तो एमएसपी बनाओ मत, बनाओ तो इसको पूरे से लागू करो। हर फसल दक्षिणी हरियाणा की एमएसपी पर बिकनी चाहिए। यहाँ के विधायक तो आप लोगों ने देख लिया है कितने कमजोर है, जाके मुख्यमंत्री का आगे गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये कब तक चलेगा जिन्होंने बड़ी ताकत से। आज दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर कोसड़ी में ये सभा है किसानों की, और किसानों की इस पंचायत से ये साबित होता है कि किसान आंदोलन केवल उत्तरी और पश्चिम हरियाणा में नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में पैर जमा चुका है, और पूर्ण रूप से देश का किसान आंदोलन हर जगह पैर जमा चुका है। पूर्ण रूप से देश का किसान जाग खड़ा हुआ है, और आज सरकार की वास्तविकता लोगों के सामने आ रही है। अभी लागू हुए भी नहीं है कानून, उससे पहले आप देख रहे हैं मंडी में किस तरह सन्नाटा छाया हुआ है। और लखीमपुर मामले पर बोलते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि इस घटना में शहीद हुए किसान और पत्रकार के अंतिम अरदास के दिन लखीमपुर के तिकोनिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन को शहीद किसान दिवस के रूप में मनाते हुए उसी दिन शाम को 6 बजे किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। कांड के प्रमुख आरोपी मोनू मिश्रा और उसके हिस्ट्री शीटर बाप अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। अजय मिश्रा को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बर्खास्त किया जाए। किसानों के लिए ये घटना जलियांवाला बाग से कम नहीं है, और पिछले 6 दिन से सरकार ने किसानों के जख्म के ऊपर नमक डाला और कुछ नहीं किया है। वो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि ठोकों की नीति करती है, अपराधियों को के नाम पे पकड़ के गोली मार देती है, वो मिनिस्टर के बेटे को 6 दिन बाद बुला के कॉफ़ी पिला रही है। ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि 12 तारीख को देश भर के किसान तिकोनिया, लखीमपुर खेरी पहुँचे। अंतिम अरदास है, श्रद्धांजलि है, भोग है हमारे उन 4 किसान और 1 पत्रकार, 5 किसान शहीदों का, उसकी श्रद्धांजलि में पहुँचे। वहीं से कलश यात्रा, उनके अस्थि कलश लेके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए 75 यात्राएं निकलेंगी। देश के बाकी हर राज्य के लिए अलग अलग यात्रा शुरू होगी। 24 अक्टूबर तक यात्रा पूरी होगी। दशहरे वाले वहीं अंबाला पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। दरअसल त्योहारी सीजन में बाजारों की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अंबाला पुलिस ने आज विशेष अभियान चलाया।
जिसमें बाजारों में डिवाइडर के साथ खड़े वाहनों को हटवाया गया और जिन लोगों ने अपने वाहन नहीं हटाए उनके वाहनों को पुलिस ने उठाकर पुलिस थाने भिजवा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया, तो वहीं कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी नजर आए। सदर थाना प्रभारी विजय कुमार ने इसे रूटीन में चलने वाली कार्रवाई बताते हुए कहा कि ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। सीजन चल रहा है, गाड़ी का जगह है नहीं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की कहीं पे भी, तो कहाँ पे खड़ी करेंगे? डिवाइडर का कोई काम नहीं है, डिवाइडर बना के रखा हुआ इन्होंने यहाँ पे, और डेली की डेली पहचान करते लोग को सब पूरी की पूरी पुलिस यहाँ पे आ गई। और इस दुनिया कहाँ पे बैठी है, पार्किंग बनने में टाइम लग रहा है भी, वहाँ तो हमारी गलती नहीं है ना इसके अंदर। बताओ पहले आप, या तो ये हो रहा है हमारी कोई गलती। देखिए त्योहारों को लेके जो हमारा ड्राइव है, ये वैसे भी हमारा ड्राइव लगातार चलता रहता है। हमारा इतना सा ड्राइव रहता है कि जो भी कस्टमर बाजारों में आ रहा है, आने जाने की किसी तरह की दिक्कत ना हो किसी को, और दुकानदार भी अपना काम जो सुचारू रूप से करता रहे, इतना सा हमारा ड्राइवर। हमने अभी एक क्रैन हमने लगाई हुई है, जो डिवाइडर पे रॉन्ग पार्किंग में जो व्हीकल लगे उनके लिए लगाई हुई है। एज पर रूल जो उनका भी कर रहे हैं हम काम, और अभी हमारा काम। रेवाड़ी में भारतीय फूड एंड एग्रीकल्चर चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान ने बगैर केमिकल पैदावार करने वाले किसानों से मुलाकात की और उनकी ऑर्गेनिक फसलों का जायजा लिया। फसलों का निरीक्षण कर चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान ने किसानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चेयरमैन ने कहा कि आज हम ज्यादा पैदावार के लिए खेतों में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पैदावार को तो बढ़ाता है लेकिन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि आज ऐसे जागरूक किसानों की जरूरत है जो ऑर्गेनिक खेती तैयार कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा अनुभव है यहाँ देखने का, और सबसे बड़ी बात है कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें तमाम तरीके की सब्जियां, और उसमें भी इनोवेशन के साथ में उसके साथ में हनी का प्रोडक्शन है, डेयरी का प्रोडक्शन है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक का। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, ऑर्गेनिक फूड में एक दुनिया की लीडरशिप की पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन जिन फसलों का एमएसपी निर्धारित है, सरकार जो खरीदती है, उसमें हम इनको भी बेच सकते हैं, लेकिन ये तो और ज़्यादा रेट पे बिकने वाली फसलें हैं यदि हमारे ग्राहक। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ANB न्यूज़।